नमस्कार मित्रों, आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है, कम्युनिकेशन टुडे जयपुर से प्रकाशित एक मीडिया त्रैमासिक है जिसने अपनी 26 वर्षों की यात्रा पूरी कर ली है और इस वर्ष इसका यह 27वां वर्ष है। कोविड का वो दौर जब सब कुछ थम सा गया था, उस समय हमने एक संकल्प लिया, कम्युनिकेशन टुडे के बैनर तले वेबिनार की एक श्रृंखला प्रारंभ की जाए महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर। आज वो हमारी श्रृंखला 75वें एपिसोड में पहुंच गई है। इस 1.5-2 वर्ष की अवधि में हमारी ये कोशिश रही है कि मीडिया और समाज से जुड़े हुए उन महत्वपूर्ण विषयों पर हम एक वैज्ञानिक आयोजन की शुरुआत करें, जिसमें मीडिया के साथ साथ मीडिया कर्मी, मीडिया शोधार्थी, मीडिया शिक्षकों के साथ समाज के विभिन्न वर्गों के जो विशेषज्ञ हैं वो कहीं शामिल हों और इन विषयों पर विचार मंथन के साथ हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। हम पूरे डिस्कशंस को यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। इस पूरी प्रोसीडिंग्स की रिकॉर्डिंग हो रही है और सोशल मीडिया और ईमेल्स के माध्यम से हम हमारे लक्षित समूह तक पहुंचने का एक प्रयास करते हैं, ताकि जो मित्र अपनी व्यस्तता के कारण, समय की प्रतिकूलता के कारण नहीं जुड़ सके, वो भी इसके साथ कहीं जुड़े और हमारे इस वैचारिक कहीं अपनी आहुति दें। आज का जो हमारा विषय है बड़ा महत्वपूर्ण है, मूक नायक से प्रबुद्ध भारत, वंचितों की आवाज, डॉक्टर अंबेडकर। और आज हमारे साथ 3 विशेषज्ञ इसके साथ जुड़े हैं जो इस विषय के विविध पक्षों पर आपसे संवाद करेंगे। हमारे साथ हमारे आत्मीय मित्र, वरिष्ठ मीडिया शिक्षक प्रोफेसर गणेश सेठी हैं, जो वर्तमान में उड़ीसा की बरहामपुर यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता एवं जनसंचार में प्रोफेसर के रूप में अध्ययन, अध्यापन, शोध कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी की राजनीतिक विज्ञान की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुमन मौर्य हैं और हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार हैं। इन सभी विशेषज्ञों का परिचय मैं आपको जब उन्हें आमंत्रित करूंगा अपने विचार प्रकट करने के लिए, तब विस्तार से दूंगा। वस्तुतः है, जैसा मैंने आपसे कहा कि कम्युनिकेशन टुडे की जो ये यात्रा है, इस पत्रिका के माध्यम से हमने कोशिश की है कि मीडिया के क्षेत्र में हो रही शोध को हम समाज के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाने का प्रयास करें। इस श्रृंखला में हमने अब तक अनेक विशेषांक प्रकाशित किए हैं। हाल ही में भारत में मीडिया शिक्षा के 100 वर्ष, कोविड एंड मीडिया और डिजिटल मीडिया पर 3 प्रमुख विशेषांकों का प्रकाशन पिछले 2-3 वर्षों में किया गया। इस वर्ष का जो हमारा संयुक्तांक है वो मीडिया लिटरेसी पर केंद्रित है। ये जो हमारी यात्रा शुरू हुई है, संयोग से इसमें मीडिया से हटकर विभिन्न विषयों के अध्येता जुड़े हैं। आज की जो ये वेबिनार है, इसमें जो हमारी तकनीकी सहयोगी हैं डॉक्टर पृथ्वी सेंगर, उन्होंने मुझे अभी बताया कि 350 मित्र देश के लगभग सभी राज्यों से और बल्कि कुछ पड़ोसी राष्ट्रों से भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। उन सभी को हम इसका वीडियो शेयर करेंगे, इस बातचीत का। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारा आज का विषय है डॉक्टर अंबेडकर के उस संघर्ष पर केंद्रित। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन काल में लगभग 5 दशक से अधिक का समय पत्रकारिता के साथ जुड़ करके बिताया है। 31 जनवरी 1920 का वो वर्ष, वो दिन, तब उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया। मूक नायक, इसका पहला शब्द देखिए आप, मूक। उस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने उस वर्ग की आवाज को अभिव्यक्त करने की चेष्टा की जिन्हें अब तक सुना नहीं जा रहा था। ये देखिए, जो युगद्रष्टा होते हैं, समय को पहले से भांप लेते हैं
वो जिस दौर में अपने विचार प्रकट करते हैं, मुझे लगता है कि वो शाश्वत और सार्वजनीन होते हैं। जब उन्होंने अपने मूक नायक का प्रकाशन किया और संपादकीय टिप्पणी जब प्रकाशित की, उन्होंने तत्कालीन पत्रकारिता की जो प्रवृत्तियां थी उन पर कहीं तीखे कटाक्ष भी किया। और जब मैं उनके उस पत्रकारिता के उन विचारों को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि आज भी हम कहीं न कहीं उन समस्याओं से, उन चुनौतियों से जूझ रहे हैं और विभिन्न अकादमिक मंचों पर उन मुद्दों को हम आज भी कहीं चर्चा में लाते हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से लिखा कि उस दौर में जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थीं, वो एक जातिगत हित के संरक्षण की बात करती थी, जबकि होना ये चाहिए कि पत्रकारिता को वस्तुनिष्ठ रूप में तथ्यों पर आधारित, बिना व्यक्ति पूजा को ध्यान में रखते हुए अपना लेखन और पत्रकारिता करनी चाहिए। और आज भी उन्होंने जिस मिशनरी भाव की कल्पना की थी, उस दौर में भी पत्रकारिता कहीं व्यावसायिक और व्यापारीकरण के दौर में प्रवेश कर गई थी। 1920 के 31 जनवरी को अपने पहले संपादकीय के माध्यम से उन्होंने जिस तरह के एक अभियान की शुरुआत की, उस मौक और मूक और उपेक्षित जनता की आवाज के माध्यम से पत्रकारिता को हथियार के रूप में उपयोग करने का, हम सबको पता है कि वो दौर था एक संघर्ष का, संसाधनों की सीमितता का। भले ही मूक नायक का प्रकाशन बहुत लंबे समय तक न हो पाया हो, लेकिन उसके बावजूद उनकी ये यात्रा थमती नहीं है। कालांतर में उन्होंने 1927 में बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया। फिर बहिष्कृत का अभिप्राय यही है कि एक वो वर्ग जो समाज की मुख्य धारा से जिसको स्वीकार नहीं किया गया, जिसको कहीं न कहीं बहिष्कृत करने की सोची समझी एक चाल कहीं उन्होंने महसूस किया, उस वर्ग को देश की मुख्य धारा के साथ लाने के लिए उन्होंने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया 3 अप्रैल 1927 को। और उसके बाद इसी पत्र को उन्होंने, ये भी लंबे समय तक नहीं चल पाया, लेकिन फिर समता नाम से उसका प्रकाशन किया 29 जून 1928 को। और समता, इसके पीछे भी वही धारणा कि हम ऐसा समतावादी समाज रचना की स्थापना कर सकें जहां सभी जातियों को उन्नति, प्रगति और के समान अवसर मिल सकें और कहीं न कहीं वो अपनी बात को भी अभिव्यक्त कर सकने में सक्षम हो। और कालांतर में फिर जनता नाम से उन्होंने 24 नवंबर 1930 का इसका प्रकाशन किया और बाद में 1956 में प्रबुद्ध भारत। तो ये बहिष्कृत भारत की जो यात्रा है, ये अलग अलग नामों से लंबे समय तक किस्म के स्वरूप में चलती रही, 3 साढ़े 3 दशक तक चलती रही। तो मूक नायक से प्रबुद्ध भारत ऐसा जागरूक भारत, उसका उन्होंने स्वप्न देखा था। तो आज हम उनके इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हैं, किस तरह से पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने उस विचार चेतना को जागृत करने के लिए, उस मशाल को प्रदीप्त करने के लिए जो प्रयत्न किया, और आज उनके विचार किस तरह से प्रासंगिक हो सकते हैं, इस संदर्भ में इस चर्चा को करेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं करता हूं हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के युवा शिक्षक डॉक्टर सुमन मौर्य से, जिनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने पिछले 1-1.5 दशक में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। अकादमिक क्षेत्रों के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी उन्होंने जिस तरह से पहल की है, वो अपने आप में अभिनंदन के योग्य है। हालांकि उनके साथ विश्वविद्यालय में रहने का मुझे बहुत कम समय मिला, क्योंकि जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उसके कुछ ही वर्षों बाद मेरी सेवानिवृत्ति हो गई। लेकिन सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने उनकी उस अकादमिक सक्रियता को बहुत निकटता से देखा और महसूस किया है। एक लंबे समय से इच्छा थी कि हमारे इस मंच पर कहीं न कहीं हम उनके विचारों से भी लाभान्वित हों। संयोग से आज ये मौका आया। विश्वविद्यालय में अनेक दायित्वों का निर्वहन वे कर रही हैं। यूं मूलतः राजनीतिक विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में आपकी नियुक्ति वर्ष 2014 में हुई। उसके पूर्व कोटपुतली के कॉलेज में उन्होंने अध्यापन का कार्य किया और उसके पहले राज्य प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी के रूप में भी आपने कमर्शियल टैक्सेशन डिपार्टमेंट में लगभग 3 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी। एक उनका शायद जो अध्यापन के प्रति कहीं एक रुझान था, शोध अनुसंधान के प्रति कहीं रुझान था, वो इन्हें उन प्रशासनिक सेवाओं के मोह से निकाल करके
अध्यापन की ओर लेकर के आता है। और इस विश्वविद्यालय में सेवा करते हुए वो राजस्थान कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल, एपीटीसी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग सेंटर है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, वहां के डिप्टी डायरेक्टर, अंबेडकर विचार मंच की डिप्टी डायरेक्टर, आदि न जाने कितनी पोजीशंस पर एक तरह से आप काम कर रही हैं और उसके माध्यम से युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रही हैं। शोध अनुसंधान के क्षेत्र में आपकी बहुत लंबी पारी रही है। राजनीति विज्ञान और उससे जुड़ी हुई अनेक पत्र पत्रिकाओं में, शोध पत्रिकाओं में आपके शोध अनुसंधान से जुड़े हुए आलेख नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। देश की अनेक प्रतिष्ठित पत्रिकाओं से आपका वैचारिक जुड़ाव रहा है। उनके संपादकीय मंडल में आप कहीं एक तरह से अपना जो उनका पत्रकारिता का पक्ष है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। देश के अनेक अंचलों में आयोजित सेमिनार कार्यशालाओं में उनकी सक्रिय सहभागिता रहती है। अनेक विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में उन्हें राजनीति विज्ञान और इससे जुड़े हुए विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता रहा है। आपका पीएचडी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये आंदोलन हमारे देश में रहा उस पर केंद्रित है। तो देखिए, आपका जो शोध का विषय है वो भी सीधा समाज से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से इस आंदोलन ने हमारे उस आज के दौर को प्रभावित किया है, मेल फीमेल रेशो उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ा है, इन सब मुद्दों को लेकर राजनीति विज्ञान में एमए एमफिल में आप गोल्ड मेडलिस्ट रही। तो एक मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के रूप में आपने अपनी विशेष पहचान बनाई है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से लेकर के अनेक प्रमुख प्रकाशन गृहों से आपकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी अब तक 5 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जो राजनीति विज्ञान के विविध विषयों पर केंद्रित हैं। इनमें प्रमुख रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जेंडर सिक्योरिटी इश्यूज एंड चैलेंजेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, फॉरेन पॉलिसी एंड ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडियन फेडरल सिस्टम, चैलेंजेस एंड न्यू डायमेंशंस, ये आपकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इन्होंने अकादमिक और प्रशासनिक क्षेत्रों के विविध पक्षों पर एक तरह से काम किया है और बहुत जल्दी अपनी पहचान बनाई है। अपने शैक्षिक जीवन में अनेक पुरस्कार आपको मिले हैं। विशेष रूप से जो हमारी 2-3 बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने वाले विद्यार्थी या युवा अक्सर पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण और कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, उनकी ओर से आयोजित राष्ट्रीय निबंध लेखन में आपको अनेक बार पुरस्कृत किया गया है। बहुत लंबा आपका उपलब्धियों का लेखा जोखा है, इतना समय नहीं है कि मैं पूरा विवरण दे पाऊं, लेकिन कुल यही कहूंगा कि उन्होंने अल्पकालीन अपने करियर में जिस तरह से सफलताओं के नए प्रतिमान कायम किए हैं, निश्चय ही हम युवाओं के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का आधार है। और डॉक्टर सुमन मौर्य से अनुरोध करूंगा कि अंबेडकर की इस जीवन दृष्टि को उन्होंने किस रूप से देखा, समझा, महसूस किया है और आज के दौर में हम किस तरह से उसको और अधिक प्रासंगिक बना करके जो हमारे राष्ट्रीय चुनौतियां हैं उनके समाधान में कहीं उनके विचारों का सहयोग ले सकते हैं। उस पूरी वेबिनार के आयोजन में जो वैचारिक मुझे आपका सहयोग मिला, उसके लिए भी मैं उनके प्रति विशेष आभारी हूँ और उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने विचार प्रकट करें। डॉक्टर सुमन मौर्य। सुमन जी, सुन रही हैं आप? हाँ सुमन जी। हाँ जी। आपका शायद अनम्यूट नहीं है, आप अनम्यूट करें अपने आप को, आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट तो है लेकिन आवाज नहीं आ रही है आपकी।
तकनीक के दौर में कई बार तकनीकी समस्याएं हो जाती हैं। सर अब मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, फर्स्ट क्लास। हाँ, एक्चुअली मैंने मोबाइल में ज्वाइन करने की कोशिश की है अब। हाँ, अब आ रही है आवाज। तो आप ये लैपटॉप या तो बंद कर दीजिए, तो आवाज गूंजेगी। अच्छा, मैं लैपटॉप बंद करती हूँ सर अभी। हाँ 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 हाँ। हाँ, अब आप बोलिए। सर एक्चुअली मैं सोच रही थी कि लैपटॉप से ओपन हो जाएगा इजी गोइंग, और बट वो शायद कंटिन्यू नहीं हो पा रहा। कोई माइक बात जो है नहीं, उसका तकनीकी माइक समस्याएं। हाँ हाँ, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जी। सर सर्वप्रथम तो मैं कम्युनिकेशन टुडे की तरफ से जो आयोजित इस वेबिनार कार्यक्रम के लिए सर का प्रोफेसर संजीव भानावत सर का बहुत बहुत अभिनंदन इस्तकबाल करना चाहूंगी कि वे निरंतर ये श्रृंखला को, ज्ञान के प्रसार और प्रचार की श्रृंखला को निरंतर कायम रखे हुए हैं। सर आपने हमें इस ज्ञान के सागर में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपका आभार। और क्योंकि आज सर थोड़ा सा कार्यक्रम बहुत सुबह से व्यस्तता रही, तो ज्वाइन करने में भी थोड़ा डिले हो गया, उसके लिए भी मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज का जो विषय हमारा जो रखा गया है वो मुझे लगता है कि मूक नायक से प्रबुद्ध भारत तक की जो यात्रा की जब हम बात करते हैं, तो निश्चित रूप से यह एक बहुत ही समकालिक और सामयिक बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो साइलेंस को ब्रेक करने के लिए या भारत को प्रबुद्ध भारत की तरफ ले जाने की दिशा में जो उनकी जो 36 वर्ष की पत्रकारिता की श्रृंखला में हम देख सकते हैं, उनका जो जीवन काल 65 वर्ष 7 माह और 22 दिन का जो जीवन काल था, उसमें उनके जो 36 वर्ष थे वो पत्रकारिता में, और उन्होंने न केवल व्यक्तित्व उनका, कृतित्व उनका और पत्रकारिता की दृष्टि से, बल्कि उसको एक्शन में भी उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। ये हम देख सकते हैं अभी, जैसा कि सर ने भी हमें बताया कि मूक नायक जो 31 जनवरी 1922 से शुरू हुआ था, और वहीं से शुरू होकर दूसरा जो बहिष्कृत भारत जो न्यूज़पेपर है उनका, वो 3 अप्रैल 1927 को शुरू हुआ। उसके पश्चात समता, फिर जनता और प्रबुद्ध भारत तक की जो यात्रा उनकी रही, उसमें कहीं ना कहीं उनका यही सूत्रपात था कि जर्नलिज्म में एक जो जिस तरीके का जर्नलिज्म होना चाहिए उसमें एक साफ गोही नजर आनी चाहिए। मैं ये बात करना चाहूंगी कि उनका ना केवल जर्नलिज्म की बात करें, बल्कि उन पर जो जितना अभी तक वर्क हुआ है, जैसे गेल ओमवेट का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जो कि अमेरिकन बॉर्न इंडियन सोशियोलॉजिस्ट रही हैं। उन्होंने अंबेडकर के बारे में लिखा है कि अंबेडकर टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड इंडिया, जैसे प्रबुद्ध भारत की तरफ बढ़ने की जो बात की गई थी, उन्होंने अंबेडकर टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड इंडिया में यही बात कही कि विदाउट एजुकेशन शूद्रास जो है वो अपना, शूद्र जो है वो र्यून हो जाएंगे। विदाउट एजुकेशन शूद्रास वर र्यून, एंड उनका कहीं कोई विकास के सोपानों में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसमें उन्होंने बहुत सारे, जब इसका चैप्टराइजेशन देखें गेल ऑमवेट की पुस्तक का, तो हम देख सकते हैं इसमें उन्होंने बहुत सारे लॉ ऑफ महार, कैपिटलिज्म की बात की उन्होंने, और काफी सारी जो है उसमें, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात जो मुझे लगती है उसमें जो विमेन राइट्स की भी उन्होंने बात की, जो कि हिंदू कोड बिल में हम देख सकते हैं कि हिंदू कोड बिल जब आया था, तो उसमें जितने भी अभी जो वर्तमान में जब लागू हुआ 2005 का जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है,
वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देन मानी जा सकती है। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से महिलाओं का जो मैटरनिटी लीव है, या जो काम के घंटे, जो मजदूरों के लिए काम के घंटों का निर्धारण, या फिर किस तरीके से महिलाओं को जो है वो आगे समान कार्य के लिए समान वेतन की बात जो है वो इसमें सम्मिलित की जाती है। तो हम जब बात करते हैं, आज हम नेशन पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव्स में देखते हैं कि तरह तरह के नैरेटिव्स के माध्यम से या उस तरह की चीजें घटित होती है कि पहले खबरें जो है वो बिकती है फिर छपती है, जिसमें हम येलो जर्नलिज्म की बात करते हैं या पेड पत्रकारिता की बात करते हैं, कॉरपोरेट घरानों के पास मीडिया जा रहा है। तो उसी दौरान जब हम नेशनलिज्म और नेशन के जो नोशन की बात करते हैं, नोशन ऑफ द नेशन की बात करते हैं, तो उसमें गेल ऑम्वेट यही कहते हैं कि नॉट सिंपली अ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बट इट्स ए नेशन बिल्डिंग। मतलब पूरा जो उनका जो जितने भी, चाहे वो एज ए जर्नलिस्ट भीमराव अंबेडकर को देखें, या एज ए राइटर भीमराव अंबेडकर को देखें, या एज ए सोशल रिफॉर्मर भीमराव अंबेडकर साहब को देखें, या उनका जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में रोल को देखें, तो उसमें हम यही पाते हैं कि उन्होंने पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसमें नेशन बिल्डिंग और किस तरीके से सोशल इक्वालिटी, कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी है उसको प्राथमिकता देने का प्रयास किया जाए। उनका यही प्रयास था कि जो ऑप्रेस्ड और जो एक्सप्लॉइटेड सोसाइटी है उसको हेराल्ड ऑफ न्यू एज ऑफ इक्वालिटी में लाया जा सके और एक रैशनलिज्म की प्रिंसिपल के माध्यम से उसको जो है स्थापित करने का प्रयास किया जा सके। तो उनकी जो लिबरेशन थियोलॉजी है वो इसी बात पर बेस्ड थी कि जैसे एशियन सोसाइटीज या अमेरिका में भी जिस तरीके लिबरेशन मूवमेंट चले, या फिर जो अदर कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, तो उसमें यही बात आई कि जो किस तरीके से एक लीडर ऑफ स्पीचलेस के रूप में बाबा साहब उभर कर आते हैं, तो वो हम उनके समस्त जो उनके जर्नलिज्म के सेक्टर में उनके कार्यों के माध्यम से इंगित कर सकते हैं। इसी क्रम में यदि हम जिक्र करें क्रिस्टोफ जेफरलोट, जिनकी जो कि फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं, क्रिस्टोफ जेफरलोट ने, उन्होंने इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन उनकी बुक थी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से द राइज ऑफ द लोअर कास्ट इन द नॉर्थ इंडिया स्थापित की जा सके, और डेमोक्रेसी में किस तरीके से जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ एक सोशल डेमोक्रेसी जिसमें कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कैसे एस्टेब्लिश किया जा सके, इस चीज का प्रयास किया जाए। उन्होंने यही बात कही कि वी मस्ट मेक आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एज ए सोशल डेमोक्रेसी, जिसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया। आज केवल येन प्रकारेण सत्ता में आने की ही कोशिश हो रही है, ऐसा उन्होंने कहा कि द क्वेस्ट ऑफ पावर की जो श्रृंखला हो रही है उसको हमें जो है छोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा, बल्कि एक जो राजनीति में किस तरीके से एक जो इस तरह की जो कुप्रवृत्तियां या रॉन्ग प्रैक्टिसेस डेवलप हो रही है उसको रोकने का प्रयास किया जाए। उन्होंने ये बात कही कि व्हाट इज सोशल डेमोक्रेसी। उनके जो विभिन्न मूक नायक या बहिष्कृत भारत या प्रबुद्ध भारत, उसमें उन्होंने यही बताने का प्रयास किया कि व्हाट इज अ सोशल डेमोक्रेसी। उन्होंने ये बताया कि सोशल डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ which recognizes us liberty, equality and fraternity as the principles of the life। तो हम ये देख सकते हैं कि we are going to enter in life of contradictions। उन्होंने ये बात बताई कि 26 जनवरी 1950 में कि हम कहीं ना कहीं हम ऐसी जगह प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। उन्होंने यही बात की कि हमने दुरूह से दुरूह और कठिन से कठिन परिस्थितियों में एक श्रेष्ठतम संविधान का निर्माण किया है, लेकिन अब यदि इसका परिचालन, इसकी सफलता या असफलता, संविधान सफल हो रहा है या असफल हो रहा है, इसकी निर्भरता यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इसको परिचालन करने वाले हमारे जो राजनीतिक व्यवस्थापक हैं वो इसका किस प्रकार प्रयोग करते हैं।
तो यह बात उन्होंने कही। और मैं ये बात बताना चाहूंगी कि जैसे आज जो इंक्रीजिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है, या जो जिस तरह से हम देख सकते हैं कि काफी सारी जो इलेक्शंस के दौरान किस तरह की चीजें होती रही हैं, बूथ कैप्चरिंग एंड बहुत सारे होस्टाइल कर लेना, इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं उसको जो रोकने का प्रयास है वो किया जाना चाहिए, जिससे कि एक सुदृढ़ जो हमारी जो भारतवर्ष की एक गौरवमयी परंपरा है उसको हम पुनः स्थापित कर सके। तो इस चीज को अंबेडकर ने जो जितने भी दलित हैं उनको कहीं ना कहीं उनको ये बात कही कि ब्रोकन मैन है, ये टूटे हुए इंसान है। अपनी जो न्यूज़पेपर्स की पत्रकारिताओं के माध्यम से उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास किया। तो नेशन जो है वो यही है, नेशन जो है वो नोशन ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी बट ऑल्सो शेप न्यू आइडेंटिटीज, जो कि नई पहचान को क्रिएट करे और उसके माध्यम से इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स हो, और यही उनकी इगैलिटेरियन डॉक्ट्रिन मानी जा सकती है। जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब अंबेडकर गए तो उन्होंने जो पार्टिसिपेशन किया था वो एज ए डिप्राइव्ड और डिप्रेस्ड क्लासेस के प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन के रूप में ही किया था। तो हम ये देख सकते हैं कि उनका जो मैकडोनाल्ड, उसके बाद जो मैकडोनाल्ड पंचायत आया 1932 का, उसमें कहीं ना कहीं जो 148 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की, हालांकि फिर उसको बाद में पूना पैक्ट के माध्यम से अस्वीकार कर दिया जाता है। तो गेल ऑम्वेट ने जो अपनी पुस्तक में चाहे वो दलित्स एंड द डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन है उनकी पुस्तक, जो कि अभी 2000 में उनका पहला एडिशन आया और 2011 में उनका 11th एडिशन आया, तो उसमें भी उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो दलित है या जो डिप्राइव्ड है या जो डिप्रेस्ड है, ऑप्रेस्ड है, सप्रेस्ड है, उनको किस तरीके से आगे लाया जाए। तो ये जो डिस्कोर्स है वो इसी चीज पर बेस्ड है कि जो डीरेल्ड है उनको कैसे मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाए। दैट इज दिस इज डीरेल्ड ओनली बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ रीजनिंग, एब्सेंस ऑफ नॉलेज। इसीलिए उन्होंने यही बात कही थी कि हमें जो है आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और किस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। बल्कि उन्होंने जो अपना यह नारा दिया कि एजुकेट, एजिटेट, और साथ में ऑर्गेनाइज, तो उन्होंने इसी कारण दिया। और ये जो है जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से उन्होंने बात कही कि हमें एजुकेट होना है, ऑर्गेनाइज होना है और एजिटेट करना है। जहां भी कुछ भी ऐसी बात दिखे जो हमारे प्रतिकूल है, हमारे जो हमारी जो अधिकारों के प्रतिकूल है, तो उस संदर्भ में उन्होंने नव राष्ट्र का निर्माण किस तरीके से किया जाए उसी की बात उन्होंने गेल ऑम्वेट ने अपनी पुस्तक में भी कही है, और वो कहीं ना कहीं बहुत सारे उसमें प्रसारित भी हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं कि सर्वाधिक जो संतप्त वर्ग की मुक्ति का किस तरीके से संघर्ष और उसके माध्यम से किस तरीके से उनको मुख्य धारा में लाने का और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, यह मुख्य बात थी। जब हम पोस्ट मॉडर्निस्ट एनालिसिस देखते हैं तो जो नॉलेज है, नॉलेज इज द वेपन ऑफ पावर। कहीं ना कहीं ज्ञान ही एक शक्ति का माध्यम माना जाता है। तो हम यह देख सकते हैं कि जितने भी लीजेंडरी दलित राइटर्स है, दलित मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, उन्होंने यही बात कही। ये सारा का सारा जो मूवमेंट है या फिर हम जो मानस पटल में एक जो परिवर्तन की जो धारा है उसको स्थापित करने का प्रयास है, वो केवल और केवल एक आत्म जो स्वाभिमान है, स्वाभिमान की ही लड़ाई मान सकते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट पर ही डिपेंडेंट है। पूरी बातें जो है वो सेल्फ रेस्पेक्ट पर आधारित है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी डिग्निटी होती है, सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, उसको किस प्रकार स्थापित किया जाए, कायम किया जाए। इसी चीज के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन पर्यंत संघर्षरत रहे। उन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जो चीजें देखी, जिस चीज को लोग आमतौर पर देखते हैं कि थोड़े समय की ही कठिनाइयों से हम पीछे मुड़ जाते हैं, लेकिन वो किसी भी तमाम तरह की कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने किसी भी तरह का कोई ना तो पलायन किया, ना उस समस्या से वो पीछे मुड़े, बल्कि डटकर उन समस्याओं का सामना किया। और न केवल
केवल दलितों के लिए काम किया, बल्कि समस्त मानव जाति के हित में जो भी डिप्राइव थे, जो मुख्य धारा से अलग थे, जो कि बिल्कुल जो बहुत ही डाउन ट्रॉडन थे, उन सब के लिए काम किया। चाहे वो किसान हो, मजदूरों के लिए घंटे निर्धारित करने का काम हो, या फिर उनके लिए उनका जो वेतन है वो वेतनमान निर्धारित करने का काम हो, या महिलाओं के कार्य समानता को लेकर हो, हर एक चीज के लिए वो काम किए। उन्होंने कभी किसी पद का लालच कभी किसी भी क्षेत्र में नहीं किया। उनको जब हिंदू कोड बिल, जो उनका महिलाओं के लिए जो एक बिल लाए जाना था, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने तुरंत बिना कुछ सोचे, नहीं तो आज तो सारे लोग जो है वो पद के पीछे ऐसे भागते हैं, मतलब कुछ भी करने को तैयार होते हैं ये इनके इन प्रकार सत्ता में आने के लिए। उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। यह आज के समय किसी भी नेता में इतनी हिम्मत जो है हम नहीं देख सकते। तो उन्होंने जो दलितों के संदर्भ में उन्होंने एक वैनगार्ड का रोल अदा किया। उन्होंने जो जितने भी किसान थे, एक्सप्लॉइटेड थे, जो भी उनके राइज और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। हम देख सकते हैं कि उनका जो मूवमेंट है, आज जब हम देख सकते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा में, हम सभी जानते हैं कि नए नए नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं। तो उन्होंने जर्नलिज्म के सेक्टर में यही बात कही कि किसी भी तरह का जो सच है वो दिखाया जाए, वही जो है वर्णित किया जाए। वो एडिटर्स को स्पेशल सलाह देते थे, जो भी संपादक थे उनको बोलते थे कि किसी भी तरह का कोई लाग लपेट ना हो, खबर वही दिखाई जाए जो सच हो और जो राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने वाली हो। तो उन्होंने जो है कॉर्पोरेट कंट्रोल ऑफ द मीडिया, जो मीडिया का जो कितना मीडिया पर जो कॉर्पोरेट कंट्रोल है, पूरा नियंत्रण है, उसको रोकने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया। उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरह का कोई प्रोपेगेशन टू हीरो वर्शिप नहीं होना चाहिए, कि किसी ने, यदि आपका किसी से बायसनेस है, पूर्वाग्रह है, फ्रेंडशिप है, या किसी भी तरह का कोई आपके साथ कोई प्रतिबद्धता है, तो कमिटेड, हम जो है सच्चाई के प्रति कमिटेड रहे। वी शुड बी कमिटेड टुवर्ड्स द ट्रूथ, नॉट बाय द फेक न्यूज। तो उन्होंने ये बात कही कि कोर्स जो है, डिस्कोर्स जो है, वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो सभी के लिए उपयोगी हो, उपादेय हो। उन्होंने उनकी जो लेगेसी है वो हम देख सकते हैं कि कितनी एनरिच है, जो कि प्रिंट मीडिया के सेक्टर में हम देख सकते हैं कि दैट इज द इंस्ट्रूमेंट टू अचीव हिज गोल टू इमेनिसिपेट दैट अनटचेबल्स आल्सो। तो ये सारी चीजें, क्योंकि जब मूक नायक स्टार्ट कर रहे थे तो उनको क्योंकि वो हम देख सकते हैं कि बहुत ही उनका साधारण सा जीवन रहा है। उन्होंने अपनी जो कोलंबिया से अध्ययन किया, या जितनी भी डिग्रियां ली, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अध्ययन किया, पीजी की उन्होंने, तो उनके पास अधिकांशतः अर्थ का अभाव रहा। उनके पास फाइनेंशियल पोजीशन उतनी समृद्ध स्ट्रॉन्ग नहीं रही। 1920 में जब न्यूज़पेपर स्टार्ट किया तब भी उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उस न्यूज़पेपर को स्टार्ट कर सके। तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए शाहूजी महाराज जो है, कोल्हापुर के जो शाहूजी महाराज थे, उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी इस जो मराठी फोर्टनाइटली स्टार्ट करने के लिए, मैगजीन स्टार्ट करने के लिए। तो जो उन्होंने यही माना था, क्योंकि ये क्यों स्टार्ट किया, जर्नलिज्म स्टार्ट करने के पीछे उनका उद्देश्य और मोटिव, तो हम उनके पीछे उसका जो मोटिव और उद्देश्य है वो यही देख सकते हैं कि प्रिंट मीडिया ऑफ हिज ओन एज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स टू अचीव हिज गोल ऑफ इमेनिसिपेटिंग द अनटचेबल्स। वो कहीं ना कहीं जो बिल्कुल उससे मुख्य धारा से हटे हुए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास उनका था। और उनका जो विजन और एक्शन में कोई किसी भी तरीके का अंतर नहीं था। वे जो सोचते थे वो करते थे, उनकी कथनी और करनी में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं था। और एक पब्लिक रीजनिंग के साथ, उन्होंने लॉजिक के साथ, तार्किकता के साथ, वैज्ञानिकता के साथ और अपने विचारों को प्रीच करने का प्रयास किया, आगे बढ़ाने का प्रयास किया, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या विभिन्न अपने राइटिंग्स के माध्यम से। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। उनकी पुस्तकें यदि हम देखें तो चाहे हु वर द शूद्रास,
बहुत सारी पुस्तकों का उन्होंने बुद्ध एंड इस धम्मा, बुद्ध और धम्म पर जो आधारित, क्योंकि उन्होंने अपने लेटर ऑन पीरियड में बुद्ध धर्म भी ग्रहण कर लिया था। उसके पीछे रीजन यही था कि बुद्ध धर्म में कहीं ना कहीं तार्किकता थी, वैज्ञानिकता थी, समानता थी। सबसे बड़ी और अहम बात यह कि वहां समानता विद्यमान थी। तो उसी को देख के उन्होंने बुद्ध धर्म ग्रहण किया, और बुद्ध का जो है वो यही नीति उन्होंने मानी कि अपासिन वे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे जय धम, अर्थात कि सबका कल्याण करे, सच बोले, सभी को आगे बढ़कर चले, हमारी वाणी में मधुरता हो, सभी को एक साथ लेकर चलने की जो भावना है वो उस पर आधारित थी। बाद में उन्होंने जब बहिष्कृत भारत शुरू किया 1927 में, तब हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेसाइज इंडिया जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने पब्लिक डोनेशन से अपनी एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर ली थी, और उस प्रेस का नाम रखा गया था भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस। भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस उसका नाम था। और अंबेडकर ने इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यही बात कही कि हमें जो है अपनी जो राइटिंग्स है उसमें हाई स्टैंडर्ड रखने की कोशिश करनी चाहिए। राइटिंग्स में हाई स्टैंडर्ड होगा तो आगे भी जो लोगों की सोच है वो उसी तरह की डेवलप होगी। और बाद में यदि देखें, जनता का नाम जो है वही बदलकर उन्होंने प्रबुद्ध भारत रख दिया, जैसा कि भानावत सर ने भी हम सभी को अवगत कराया इस बारे में। तो उनका जो जर्नलिज्म है वो सेक्टर बहुत आगे बढ़ा, और हम ये देख सकते हैं कि उनकी जो जर्नलिज्म पर जो शोध है, सर भली भांति परिचित होंगे कि जैसे गंगाधर पंडावाने जो औरंगाबाद यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने उन पर शोध किया। पत्रकार अंबेडकर जो है उनका शीर्षक था, या फिर सरोज सिंह बेचैन जो कि जेएनयू में रहे, उनका भी जो रिसर्च का टॉपिक था वो इफेक्ट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर जर्नलिज्म ऑन दलित लिटरेचर, उनका जो टॉपिक था। तो इस तरीके से इन पर निश्चित रूप से बाबा साहब खुद कहा करते थे, मुझे मूर्तियों में ढूंढने की बजाय मुझे किताबों में ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप लोग मूर्तियों में आप मत ढूंढिए मुझे, बल्कि किताबों के माध्यम से आप मेरे विचारों को समझिए और अपने विचार जो है बनाने का प्रयास कीजिए। आज अगर एक न्यूज़पेपर में कार्टून देख रहे थे तो एक शॉपकीपर था, दो शॉपकीपर थे जिसमें एक ने मूर्ति बेचने का, बाबा साहब की मूर्ति बेच रहे थे, और दूसरे जो थे बाबा साहब का जो लिटरेचर था, बुक्स थी, उनको बेचने का बेच रहे थे। तो दोनों में यदि 1 घंटे बाद देखा तो जो मूर्ति बेचने वाले थे उनकी सारी मूर्तियां बिक गई, लेकिन जो लिटरेचर बेचने वाले थे उन सेलर की एक भी किताब नहीं बिकी। तो ये एक सोचनीय विषय है कि हमें बाबा साहब को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, उनका जो ज्ञान है उसको संवर्धित और आगे बढ़ाने का, प्रसारित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो एक लीडर ऑफ वॉइसलेस, वास्तव में मूक नायक थे, और उनकी जो जर्नलिज्म था वो भी इसी पर आधारित था। तो एक जो सामाजिक क्रांति के सूत्रपात करने वाले, जो कि सामाजिक रूप से प्रतिबद्धता कि हम किस तरीके से एकता को स्थापित कर सकते हैं, एक सामाजिक परिवर्तन को लाने वाले या सामाजिक सरोकार को स्थापित करने वाले बाबा साहब हैं, उनको न केवल हमें जहन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि उनको प्रचारित और प्रसारित करने का प्रयास भी करना चाहिए। ग्रैनविल ऑस्टिन जिन्होंने अपनी पुस्तक में यही कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड अंबेडकर एज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ए सोशल डॉक्यूमेंट। हम देख सकते हैं कि जो दस्तावेज, जो सामाजिक दस्तावेज, जो पहला और सबसे प्रथम जो दस्तावेज के रूप में उनको इंगित किया है। आज का दिन हम सभी जानते हैं कि विश्व समानता दिवस या विश्व ज्ञान दिवस के रूप में भी बनाया जा रहा है, और जो विश्व की जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें अंबेडकर पीठ स्थापित की जा रही है, सो दैट कि हम उस महानायक को, या जो इतनी सारी चीजों से अपने एक छोटे अल्पकाल के जीवन काल में जिन्होंने इतनी डिग्रियां पाई, जिन्होंने इतना ज्ञान और उसको न केवल उतारा, लेखनी में उतारा, कर्म भी किया, कर्मयोगी की तरह उन्होंने काम किया जीवन भर। और हिस्ट्री टीवी 18 एंड CNN IBN का जो पोल हुआ था, उसमें डॉक्टर अंबेडकर जो है वो ग्रेटेस्ट इंडियन के रूप में वोटिंग की गई थी। अमर्त्य सेन जो कि नोबेल लॉरिएट है, हम सभी जानते हैं, नोबेल लॉरिएट ने यही कहा कि क्योंकि हम देखते हैं कि उनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल चॉइस थ्योरी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला, और उन्होंने बाबा साहब को फादर ऑफ माय इकोनॉमिक्स की संज्ञा दी।
सर मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सुरेंद्र सर की मदर की तबीयत सर बहुत सीरियस हो गई है, उन्होंने रिपोर्ट भी भेजी थी, तो वो सर अभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो सर आप मुझे बता दीजिएगा जितना भी समय मेरे पास है, तो हाँ, मुझे तो आप 5-1 मिनट और बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ क्योंकि निशा जी भी नहीं आ पा रही हैं, वो भी अस्वस्थ हैं। फिर उसके बाद अपन हाँ गणेश सेठी जी सर, को अभी वही कोविड का और वो जी जी, चल ही रहा है, हाँ तो सब भी थोड़ा वायरल हाँ, और वो है। बिल्कुल तो सर का भी अभी फोन आया कि मैं उनकी मदर की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है, तो इसलिए ज्वाइन नहीं कर ठीक है, पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, तो मैं आई हैव टू टेक 5 to 10 मिनट्स और 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में कर लीजिए मेरी हेल्प, है ना? जी जी सर। ठीक ठीक है। बस मैं वाइंड अप ही करूंगी और हाँ सर हाँ मैं हाँ हाँ, हाँ, जी तो मैंने बताया अमर्त्य सेन ने उनको फादर ऑफ माय इकोनॉमिक्स कहा, और अगर टोनी ब्लेयर जो कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पुस्तक द जर्नी उसमें ये कहा कि भारत में डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से वह विरासत हमें मिली है जो भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है। संविधान से ऐसी विरासत हमें प्राप्त हुई है जिसमें कि सभी समस्याओं का संविधान में पहले ही निराकरण कर दिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि भारत को महाशक्ति या हम जब बात करते हैं विश्व गुरु बनाने की, तो हमें कहीं ना कहीं ज्ञान के प्रसार पर जोर देना चाहिए। प्रेमचंद जी जिनका हम सभी जानते हैं, जो शिक्षा हमें निर्बलों को सताने के लिए तैयार करे, ऐसी शिक्षा को हम अस्वीकार करें, और जो धरती और धन को गुलाम बनाए, ऐसी शिक्षा को भी अस्वीकार करना चाहिए। हमें ऐसी शिक्षा स्थापित करनी चाहिए जो कि सभी को संबल प्रदान करे, विशेष रूप से जो डिप्राइव है उनको संबल प्रदान करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर के आर नारायण के समय जब संविधान का पुनर्समीक्षा की मांग उठाई गई थी और वेंकट चलैया समिति का गठन किया गया था, तब डॉक्टर के आर नारायणन ने यही कहा था कि संविधान ने हमारी राजनीतिक व्यवस्था को विफल नहीं किया, वरन हमारी स्वार्थपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था ने संविधान को विफल कर दिया है। क्योंकि संविधान, हमने कोई संविधान जो है ऐसे ही नहीं बना लिया था। बाबा साहब अम्बेडकर या जो भी संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन सब ने मिलकर इस अनूठी प्रयास किया जिसमें कि विश्व के तमाम संविधानों का बहुत अवलोकन किया, अध्ययन किया, एनालिसिस किया, तब जाके हमारा जो संविधान है वो निर्मित हुआ। हम देख सकते हैं कि 1861 के हमारे पुलिस एक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे एक्ट जो है वो हमारे पुराने एक्ट चल रहे हैं। चाहते तो हम भी जो जितने भी ब्रिटिश कालीन जो अधिनियम है उसको एज इट इज पारित कर सकते थे। हम 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय ना लेकर उसको एज इट इज पारित भी कर सकते थे, जितने भी थे। लेकिन कहीं ना कहीं यह था कि हमारे संविधान को एक ऐसा संविधान बनाना है जो कि बहुत श्रेष्ठतम हो, जिसमें सभी का हित हो। हम देख सकते हैं कि एक एक इसके जो आर्टिकल्स हैं, चाहे जितने भी चैप्टर्स हैं, मौलिक अधिकार हो, मौलिक कर्तव्य जो बाद में जोड़े गए, हालांकि नीति निदेशक तत्व हैं जिसमें बहुत विशद रूप से हर एक छोटी छोटी चीजों का जिक्र किया गया है। तो हम ये मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो हमें किसी भी रूप में, हम मूर्तियों में ना देखकर उनको पढ़ने का प्रयास करें, उनको उनके जो जीवन शैली है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और प्रॉब्लम ऑफ रूपी का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने यही बात कही। आज हम हमारे सामने जो समस्या यही है कि दूरदर्शिता, उनकी दूरदर्शी सोच ही रही कि आज जो भ्रष्टाचार की समस्या है या कालाधन की समस्या है उसका निराकरण कैसे हो। तो उन्होंने यही कहा कि हर 10 साल में मुद्रा परिवर्तन होनी चाहिए जिससे कि कालाधन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। तो ऐसे मानवता के मसीहा और जो विश्व को जितना बढ़िया उन्होंने संविधान जो है, आज हमारा जो संविधान है वो विश्व भर में एक नजीर बन चुका है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके योगदान को भांपते हुए, उनके योगदान को देखते हुए उनको युग पुरुष के रूप में उनको आदरणीय स्थान दिया। तो आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि हमें बाबा साहब के जो संदेश है, उनका जो लिटरेचर है उसको पढ़ना चाहिए और उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। नॉलेज प्रीचमेंट होना चाहिए, बाबा साहब पर शोध होना चाहिए, तभी जो है उनकी प्रासंगिकता जो है बरकरार रह सकेगी। हमें केवल मूर्तियों में नहीं खोजकर उनको वास्तव में अपने जहन में स्थापित करने की
कोशिश की जानी चाहिए। मैं डॉक्टर संजीव भानावत सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी, और आप सभी जितने भी सदस्य, जितने भी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी इस संगोष्ठी वेबिनार के साथ जुड़े हैं वर्चुअल माध्यम से, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसमें अपनी सहभागिता दर्ज कराई। थैंक यू सो मच टू प्रोफेसर भानावत सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, आपके इस विस्तृत और व्यापक विश्लेषण के लिए। किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने एक पत्रकार, लेखक, समाज सुधारक और संविधान शिल्पी के रूप में इस राष्ट्र के नवनिर्माण का स्वप्न देखा, किस तरह से उन्होंने आजीवन वंचितों की आवाज के एक तरह से पक्षधर रहे, शोषितों की आवाज उठाने का उन्होंने आजीवन प्रयत्न किया, और पत्रकारिता के कॉर्पोरेटीकरण की दिशा में जिस तरह से उन्होंने प्रहार किए, कि उन्होंने साफ कहा कि पत्रकारिता ऐसा लगता है पंसारी की दुकान बन गई है, जहां हम ऐसे विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं जो अश्लील या कामोद्दीपक। तो पत्रकारिता की गहरी पकड़ और समझ भी उनको थी, और जैसा प्राय उस दौर में हुआ था, जितने हमारे क्रांतिकारी थे, जितने हमारे समाज सुधारक थे, उन्होंने इस बात को बहुत गहराई से महसूस किया था कि यदि हमें अपनी आवाज को बुलंद करना है या उस सामाजिक परिवर्तन की दिशा में काम करना है, तो हमें अखबार निकालना होगा। उसी क्रम में डॉक्टर अंबेडकर ने भी, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक व्यापक अनुभव था, जैसा सुमन जी ने बताया कि वो विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों से पढ़े, वहीं से उन्होंने पीएचडी किया, और उनका जो इकोनॉमिक्स में पीएचडी था वो तो एक तरह से मील का पत्थर है। किस तरह से उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया, तो एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी अंबेडकर ने जिस तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह किया भारतीय सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने सही रेखांकित किया कि अंबेडकर पीठ और विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के माध्यम से यदि निरंतर ये शोध कार्य को हम प्रोत्साहित करते रहेंगे, तो उनके उस वैचारिक परिदृश्य के अनेक अछूते पक्ष जिन पर अभी काम नहीं हुआ है, वो उद्घाटित हो सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो विशेषज्ञ थे अंबेडकर साहित्य के, उनको उद्धृत करते हुए उनके जीवन के, विशेषकर उनके कृतित्व के नानाविध पक्षों को हमारे सामने प्रस्तुत करने का एक सार्थक प्रयास किया, और चिंतन की एक नई आधार भूमिका हमारे सामने प्रस्तुत की। आइए अब हम सुनते हैं प्रोफेसर गणेश सेठी को। गणेश सेठी वरिष्ठ मीडिया शिक्षक हैं, और संयोग से मेरे साथ उनका एक लगभग 10-12 साल का संबंध है, जब वो जयपुर आए थे हमारे विश्वविद्यालय में आयोजित एक रिफ्रेशर कोर्स में। तो लगभग 3 सप्ताह तक उनका सानिध्य हमें मिला, और उनका जो एक सक्रियता है, अकादमिक सक्रियता, उसका पहला एहसास मुझे उसी जयपुर प्रवास में हुआ। उसके बाद देश में अनेक अकादमिक आयोजनों में उनसे संवाद होता रहा। मणिपुर यूनिवर्सिटी में लंबे समय तक अध्यापन कार्य किया, और अभी लगभग 1 वर्ष पूर्व ही आप प्रोफेसर के रूप में, जो बरहामपुर यूनिवर्सिटी है, संयोग से उनके वहां ज्वाइन करने के पहले मुझे 2-3 बार जाने का वहां अवसर मिला। तो उस विश्वविद्यालय, मतलब उड़ीसा में बरहामपुर यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा योगदान है मीडिया शिक्षण में। आज उस मशाल को आप आगे बढ़ा रहे हैं मीडिया शिक्षण की, प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में डिपार्टमेंट को आप नेतृत्व दे रहे हैं। प्रोफेसर गणेश सेठी इस समय बरहामपुर यूनिवर्सिटी के अनेक प्रशासनिक दायित्व के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ आप स्टूडेंट एडवाइजरी ब्यूरो के डायरेक्टर हैं, स्टूडेंट्स वेलफेयर, जो आपका डायरेक्टर स्टूडेंट्स वेलफेयर के रूप में काम कर रहे हैं, और उसी के साथ एक महत्वपूर्ण दायित्व है कि वहाँ आप सिंडिकेट के मेंबर भी हैं। तो मैं यूँ कहूँ कि प्रदेश की उच्च शिक्षा की नीतियों के क्रियान्वयन के साथ भी आपका गहरा जुड़ाव है, और बरहामपुर यूनिवर्सिटी के मास कॉम के हेड, स्टूडेंट्स वेलफेयर के डायरेक्टर और सिंडिकेट मेंबर के रूप में आप अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और इसी के साथ साथ आप स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी भी हैं। प्रोफेसर गणेश सेठी ने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया था, और उसके बाद आपने मास्टर्स डिग्री की जर्नलिज्म में, और अपनी एलएलबी की उपाधि भी प्राप्त की, और 2006 में बरहामपुर यूनिवर्सिटी से ही आपने अपना पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। मीडिया लॉज और एथिक्स, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन
और कम्युनिकेशन रिसर्च आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं। लगभग 7 विद्यार्थी आपके निर्देशन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं और देश विदेश के अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में आप नियमित रूप से लिखते रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर गणेश सेठी से कि आज के इस विषय पर, क्योंकि आप स्वयं जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान, जैसा डॉक्टर सुमन मौर्य ने विस्तार से अभी बात की, बहुआयामी योगदान है। तो एक मीडिया शिक्षक, पत्रकार के रूप में आप किस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर की उस भूमिका को देखते हैं? आइए हम सुनते हैं डॉक्टर गणेश सेठी। Thank you very much, sir. Am I audible to sir? Yes, audible. Okay, sir. So, good evening to one and all. First of all, I would like to, sir, I can speak English also, sir. Is it allowed, sir? No problem, as you wish. Okay, sir. Thank you very much. So, first of all, I would like to congratulate Professor Banabat for completion of 26 years of communication today and conducting uninterruptedly more than a 75th webinar. This is 76, I believe. So I think he's the only one professor and teacher who is completely able to take such a huge initiative. I don't find any teacher is having such kind of initiative interest regarding this conducting of webinar and other, publishing of this communication today. So, Professor Banabat, thank you very much, sir, once again for giving me this opportunity to speak something about this topic relating to Dr. Ambedkar. And as Professor Banabat rightly said that I met Professor Banabat long ago, and since then I never, stopped talking with him, meeting with him, because there are so many professors which I like most. Professor Banabat is one of them. Thank you very much, sir, for choosing me as one of the speaker of this today's evening program. So, first of all, my best wishes to all this auspicious day of Ambedkar Jayanti. So, as my predecessors always, spoke many things about Dr. Ambedkar and his contribution relating to political system, relating to fundamental rights, equality, opportunity, and so many things as he spoke. I think I'm also very fortunate to listen that Professor Maurya. So, Dr. Ambedkar is not only a popular being, the chief architect of Indian Constitution, but a versatile writer, reader, editor, statesman of India. There is no doubt about it, because he was not recognized himself as the chief architect of Indian Constitution, but also he was quite popular as a writer, as an editor, and who always thought about the development, about the future of India through his writings. And he was the man of voiceless people, voice of voiceless people. His writings were considered as the mouthpiece of oppressed and suppressed people. So everybody is very much, aware that Dr. Ambedkar, whatever he has contributed, and because from the very beginning, since beginning, he was considered as the man of voice of voiceless people. Those who are having those whose rails or those voices were not considered in the mainstream media, in the mainstream society. Dr. Ambedkar was such person who was always trying his level best to take their voices to the mainstream, and the government, society, everybody should listen these voiceless people, those are not having any kind of voice, because he was considered that until unless if we want to see the development of India, naturally we have to consider, we have to listen these people, those who are not having voice. It does not mean that they are not able to utter, it doesn't mean that they are not able to speak. What exactly it means that people, the government and the mainstream in the upper ladder system also, they are totally marginalized, they are totally ignored. And he is the sole person, he is the man who was trying his level best to take their voices to the mainstream, and so that these people will get benefit, these people will be included in the mainstream. That was his main intention. As Professor Banabat has given in today's topic, is the webinar is Muk Naik se Prabudh Bharat, Banchito ki Awaz for Ambedkar.
So we all are very much aware that Dr. Ambedkar ventured in the newspaper world from the year 1920. As Professor Vanavat and my previous speaker also told that this book night started from the year 1920, that is 31st January, and there is a there is a little bit significance venturing of Dr. Ambedkar into the newspaper world, into the media sector, or into the writing. So whenever he tried to convince these mainstream people or to bring the downtrodden or suppressed or oppressed people towards in the mainstream, nobody was that taking care. Nobody was very much keen to include these people. And at last, or at the end, Dr. Ambedkar realized that through writings, through his editorials, through his contribution, through his initiative of writing, only these people and these their voices can be included in the mainstream. And that was the main intention to venture into the newspaper world or into the writing. So people are very much serious about his release because his writing styles, his language, his content, totally dedicated to the downtrodden, suppressed, oppressed people. That was his main intention. He started his first newspaper, Book Night, on 31st January 1920. And later on, many other like Baiskul Bharat, Prabudh Bharat, and Janta Santa, as Professor Banavat also rightly, from the very beginning, he has rightly pointed out. So these all the newspaper, if you will see the titles of the newspaper, if you will categorize these titles of the newspaper, you will find directly or indirectly each and every title are related to the downtrodden people, related to the marginalized people. Because when you talk about the Muknak, the title itself is the leader of the voiceless. So if you talk about Prabhupada, which is significantly talking about to see the better India. So it means the titles, from the titles to of the language and content, each and every aspect of the newspaper was totally dedicated to the development of the downtrodden or the suppressed or oppressed people. He was very much particular that journalism should not blindly cater to the masses. That is also one of the big intention, or you can say categorically, he was very much sure that the journalism or the newspaper should not be give information which are not having any kind of truth or fact, because he was firm believer. He was firm believer of truth, fact, real figures should be disseminated to the audience, to the viewers, whatever it may be. The real fact and figures should be placed before the public, because he thought that he has seen that newspaper is mirror of the society. Newspaper is the social reformer, and as we are also very much aware that newspaper is the only one unit, is the only one of the important unit who can change the society, who can change the democratic setup, who can break the society, who can make the society. That was his firm belief. And it is also very much a fact that he was a strong believer of and follower of media ethics, media or writing ethics. So it means he was the strong believer of media ethics. That is also there is a reason why he is very much keen to see that the media houses, the writings should be follow the ethical part. Because most of the time, now in the present context, we see the yellow journalism, and the fact and figures are in different way, and the real fact are not publishing in the newspaper and in any other publication. That's what it is. He's very much concerned about the fact and figures of the news report. He was thinking that whatever the situation, whatever the condition, but the real thing should be given or should be disseminated to the audience, so that the people will get the fact and figures. Why he was very much keen in this area? Because people have a lot of faith, people have a lot of respect, people are believing to the newspapers, and whatever it is publishing, whatever the editorials it is coming in the newspaper, people really give the respect, and people digest it and they realize it. And after reading the editorials, after going to these news contents and newspaper, naturally people they act accordingly. So it means directly or indirectly, he was considered that newspaper is one of the biggest instrument for social change, for social development, and the society have a lot of faith to the
to the newspaper, because when we talk about from the journalistic point of view, from the political science point of view, everybody knows that this media or newspaper is considered fourth pillar of a democracy, because there is also reason, and it is totally realized by the Dr. Ambedkar. He thought that why it should be considered the fourth pillar of democracy, because when we talk about the other three great pillars, that is executive, legislative, and judiciary, these three great pillars are very much confined with their own business, with their own activities. But it is the only one institution, media, who is most reliable vehicle, who carries the message from policymaker to the policy holder. That was the main reason why media should be considered the fourth pillar of democracy. And that's what I also told, that in being the fourth pillar of democracy, people have respect to the media industry, media organization, and whatever it will be published in the media, naturally people will take seriously. And the development, if you want to see the India's development, people's development, society development, naturally media or the newspaper can play a pivotal, vital role for upliftment of the downtrodden people, suppressed people, even oppressed people, or the marginalized people. So whatever the facilities, whatever the schemes, projects coming towards the Dalit or towards the marginalized people, towards the poor and downtrodden people, I think the initiative started by Dr. Ambedkar since beginning. So he was not only confined with the development of the downtrodden or the poor and poverty people, but at the same time he was an international figure. There is no doubt about it. So he wanted to see that the Indian democracy should be considered as the longest, biggest, and the one of the important democracy. So that, like, when we compare why he was saying he was willing to develop Indian democracy is the fastest, longest and biggest democracy, because when we compare the other constitutions of the world, is the Great Britain constitution is considered mother of all constitutions. Similarly, he was having in his mind that the Indian constitution should be considered as the father of all throughout the world, because if you will see the constitutional development, if you see the from the articles to the schedules, all these, whatever we have incorporated in our Indian constitution with the advice, with the writing of the Dr. Ambedkar, most of the world constitution they have followed, even Indian constitution, its characteristics, its features, and so and so. So that's what it is very much difficult to categorize Dr. Ambedkar as a journalist, as a chief architect of Indian constitution, as a good writer, as a very good editorial writer. But I would say that the B.R. Ambedkar is a multifaceted personality who has always contributed in many areas, in many aspects. Newspapers should be functioning to help with the established democracy of values. That was also his basic concern. He was very much keen that whatever the newspaper are publishing, whatever the contents are published in the newspaper, they always give utmost respect to the democratic values, because he wanted to change India in a different way, in a very extraordinary way. Until unless the newspaper are not contributing from their own side, it is very difficult to change the entire India, because the democratic values, in the sense that we demo means we the people of India. It is clearly understood that if we are talking about democratic or its values, means we the people have to recognize, we the people have to give respect to the writings of the newspaper. Of course, as earlier I mentioned, that the writing should be very fact, very purely it should be follow the factual report. So that's what it is very his concern, that until unless the mindset of the newspaper is not changed, then it is very difficult to change the entire Indian democratic system or the democracy of India. So when you talk about the establishment or the found when it found the Mook Night, naturally the Mook Night is founded in January 1920, was a fortnightly newspaper published from Bombay on Saturday, every alternative Saturday. So as I mentioned, that the title, it is clearly talking about the leader of the voiceless and voiceless people. So it means people always trying to recognize B.R. Ambedkar as the man who always stood for the
as a voice of the voiceless people. Because of the Ambedkar, because of his contribution, because of his legacy, because of his entire career, he totally devoted towards the building the constitution, towards the reformation of the society, towards the bringing the development, and wanted to see the growth and development of the people of India. So he was closely monitoring the newspaper when he was in the London for his higher studies also. So when you talk about the beginning of the movement, no doubt it was a very short period of time from 1920 to 1922. But for his higher study, he left London in between. But even after leaving India, so he was closely monitoring that Mook newspaper, that how it will continue, and he wanted to see that there should not be discontinue of the newspaper, even after having lot of challenges, even after having a lot of difficulties and hurdles. Because in the present situation also, you see now there are so many newspapers also closed down because of these various challenges. But imagine, think long back how much difficulties have faced by the B.R. Ambedkar, because you talk about financial crunch, you talk about editorship, you talk about the writing, you talk about the contribution from the writers also, and even after having a lot of difficulties and challenges, he was closely monitoring from London itself to see that under no circumstances the paper should not be discontinued, because is from the very beginning, repeatedly I'm saying that this is the only one medium who can change the entire society, entire world, entire India. So that's what his imagination. Once the newspaper is stopped, means whatever he had in his mind to see a new India, to see a changed India, that will be not fruitful in future. That's why at any cost he does not like to see the newspaper should be discontinued. Dr. Ambedkar belongingness towards the movement clearly indicating that the newspaper should be continue its publications irrespective of all the challenges. That's what I mentioned. So when we talk about the belongingness of towards the newspaper, presently you can compare. There are so many leaders who wanted to take the help of newspaper to become the leader, to come forward, take the help of the newspaper. But B.R. Ambedkar was not such a personality who wanted to take the advantage of newspaper to become the leader. But rather, I would say that the newspaper took advantage to become a good newspaper by taking the Ambedkar. This is just reverse side of the entire phenomenon. It means he, from the core of the heart, he was very much dedicated toward the newspaper. He was not having any other intention to become a leader, to become a politician, to become a statesman, but he wanted to see the change through the entire world, the entire India, the entire society, and more specifically the downtrodden or the marginal people. Through the writings and newspaper, he was very much believed that the newspaper, the only one institution who can drastically change the lifestyles, the habits, the the social development, or the enhancement of the skills. You talk about the skills, you talk about their education, you talk about their livelihood, you talk about their purchasing गणेश from जी, everything. गणेश जी, Sir, आपका sir. थोड़ा सा, हाँ, ये उसका फ्रेम थोड़ा ठीक करो, आपका चेहरा कट रहा है बिल्कुल. Okay, हाँ, अब ठीक okay, है, sir. हाँ, अब ठीक है, अब Okay, ठीक. okay. Sorry, sir. Sorry for interruption. Okay, so his writings and arguments were not only impactful in mobilizing service and greatly helpful for the growth and development of marginalized people. So here I want to say that when we talk about the writing, no such newspaper at present, in the present context, no such newspaper is totally dedicated to a particular society, to a particular community, to a particular section of the people. But imagine during those times, a newspaper which was totally dedicated towards the marginal and social backward people. Even now, in many countries in the world, if we will analyze, we will find that there are so many newspapers published in different countries, in different states. They are totally dedicated to farmers, technician, engineering. In different segments, different newspapers are published. But the long more than 100 years back, that thought was realized by Dr. B.R. Ambedkar. If we will compare the world newspaper, you see each and every, for example,
if you compare the China's newspaper that is people's daily, there are so many contents. Even that newspaper is totally dedicated to the farmers. Believe now the China is bringing such kind of newspaper, but B.R. Ambedkar 100 years back was totally dedicated such newspaper like Prabodh Bharat, such Vaishnav Bharat. Even this movement was totally dedicated towards the upliftment of the downtrodden, marginalized people, even the Dalit people. So whatever we are thinking today, the same thought came to the soul heart of this B.R. Ambedkar 100 years back. So that's what I wanted to place before the audience, before this Professor Banapat and my respective colleagues also. So when his writings and arguments are not only impactful in mobilizing Dalit, because when we talk about Dalit people, once his articles, his contents were publishing in the newspaper, after that publishing the contents, the Dalit people, the marginalized people, they come together and decide what to do, what not to do, and they decide that there is somebody, there is someone, and there is a particular, whether it is individual or an institution, somebody is there who is taking care of these marginalized people, who is thinking about these downtrodden people. And after that publishing, the Dalit people come together and make a huge gathering, and believing that something will happen towards them, something new will come towards them because of this B.R. Ambedkar presence and because of his writings. There are several evidences that they illustrate how important editorials written by Ambedkar, which were helping the Dalit gatherings. It means totally, we can say that his writings were totally dedicated to the Dalit people, to the marginalized people, and which were also the writing skills, the language, the contents were totally mobilizing the Dalit people, so that the people will come forward, the people will take part in the mainstream, and the real development seed should go to these marginalized, to these Dalit people. That's what his main concern. So after analyzing all these contributions towards journalistic contribution towards his political system or towards his political thought. So what exactly I found that two things are very much important in regard to Dr. B.R. Ambedkar. He was very much keen about to see the India as a full-fledged democratic society, and in the context of journalistic point of view, he was a strong believer of media ethics or writing ethics, because is from the very beginning, repeatedly I told you that when we are publishing the newspaper, as newspaper is the mirror of society, people have a lot of faith and people giving a lot of respect towards it. We should not publish anything wrong which will be demotivated to the downtrodden people, to the society. Once to take to give such kind of initiative, to give such kind of recognition to the newspaper, once you are following the truth and fact, the real fact, and the figures which we have collected should be placed before, that should be 100% fact and truth. That's what he is believing, because he was also man of very truth, man of very honest. That's his contribution towards the society, toward the Indian people. So thank you very much, sir, for giving me this opportunity. I would like to stop here myself, since you have given me 10 minutes. Of course, there are a lot of things to discuss regarding the B.R. Ambedkar and his contribution. When we see his contribution, it is countless. It is very difficult to speak in 10 to 15 minutes. And as my predecessors already told, that there are thousands and thousands of books are there on B.R. Ambedkar, and we will be very teeny, we will be very silly to discuss about the B.R. Ambedkar and his contribution in regard to his political career, in regard to his journalism career. Thank you very much, sir, for once again giving me this opportunity. Thank you, sir. बहुत धन्यवाद गणेश जी। 29 वर्ष की अल्पायु में डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक का प्रकाशन किया, और जिस तरह से प्रोफेसर सेठी ने बताया कि उन्होंने मूक नायक से अपनी पत्रकारिता की यात्रा शुरू कर किस तरह से एक एनलाइटेंड इंडिया का सपना देखा प्रबुद्ध भारत के रूप में, और उस बीच में एक संपादक के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक भारत के भविष्य दृष्टा के रूप में
शोषितों की आवाज के पक्षधर के रूप में किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने पत्रकारिता के एथिक्स को स्थापित करने के लिए भी जीवन पर्यंत संघर्ष किया। पत्रकारिता में जो सनसनीखेज खबरों को बनाने की प्रवृत्ति है, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने पत्रकारों से निर्भीकता के साथ पूर्वाग्रह से मुक्त रह करके विवेक और तर्क का सहारा लेकर के लिखने का आह्वान करते हुए एक संप्रभुत्व भारत स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना की। इस बात में कोई दो राय नहीं कि उनके व्यक्तित्व के अनेक पक्ष हैं जिस पर सतत चिंतन मनन की आवश्यकता है। जिस तरह से उन्होंने, आपने बिल्कुल सही इस बात की ओर दृष्टिपात किया कि उनके हर अखबार जो उन्होंने अलग अलग नाम से निकाले, उस अखबार के शीर्षक के पीछे ही उसका एक प्रखर उद्देश्य छिपा हुआ था, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था को इन समाचार पत्रों के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं या क्या संकल्प लेकर के उन्होंने ये प्रकाशन अपने सीमित संसाधनों के बावजूद, क्योंकि सन 47 के पहले की पत्रकारिता अभावों में पल रही थी, कोई उसके पीछे बहुत बड़े मीडिया हाउस नहीं थे और एक लड़ाई, वैचारिक लड़ाई लड़ी जा रही थी। उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इन 4-5 पत्रों के माध्यम से जिस तरह से अलख जगाई और इस देश का नेतृत्व किया, निश्चय ही ये पुण्यतिथियां और जन्मतिथियां हमें एक अवसर देती हैं कि उन विचारकों और महापुरुषों के जीवन दर्शन को हम आज के संदर्भ में समझने का प्रयास करें। हमारे साथ मैं देख रहा हूं कि देश के अलग अलग अंचलों से बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं। मैं अब उनसे भी अनुरोध करूंगा कि यदि कोई भी हमारे मित्र बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहें, कोई उनके मन में सवाल हो, हमारे 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनसे आप पूछना चाहें। डॉक्टर लड्डूलाल मीणा हमारे साथ कोटा से जुड़े हैं, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, हरियाणा से डॉक्टर कादियान जिनको मैं पहचान पा रहा हूँ, डॉक्टर तुलिका हमारे साथ हैं जो इस समय बेंगलोर में हैं लेकिन उसके पहले भुवनेश्वर में थी, और उन्होंने मैसेज करके बताया कि उनका 10 वर्षीय बेटा किस प्रकार से अंबेडकर के उस कृतित्व को सुनकर के अभिभूत है। तो मुझे लगता है कि एक वेबिनार की सफलता है कि हमारी नई पीढ़ी के प्रतिनिधि भी कहीं इन चीजों को सुनकर के रोमांचित होते हैं, तो शायद उस वैचारिक परिवर्तन की एक आधारशिला हम इन अकादमिक पक्षों के माध्यम से रखते हैं। ये सत्र चर्चा के लिए खुला है। कोई भी मित्र जो अपनी बात कहना चाहें, अपना वीडियो ऑन करें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, हम इसे यूट्यूब पे शेयर करेंगे। जो भी हमारे मित्र कुछ कहना चाहते हैं वो आमंत्रित हैं अपने विचार प्रकट करने के लिए संक्षेप में। लड्डूलाल जी कुछ कहना चाहें तो। आपका तो बहुत लंबा जुड़ाव रहा आकाशवाणी के साथ और अब साहित्य के साथ, यदि मुझे सुन रहे हैं आप, और कोई अपना विचार नहीं रखना चाहते हैं तो फिर इस सत्र को अपन समाप्त करेंगे आभार प्रदर्शन के साथ। बिंदु भूषण जी कुछ कहना चाहते हैं जी? हेलो, हाँ जी। thank you, Professor Bhanawat sir. It's a great honor and opportunity to interact with the great audience present here. I thought to ask a general question which is beyond the purview of the topic. Before that, let me introduce myself. I am Dr. Bidubhushan Das, presently working in School of Mass Communication, KIT deemed University, Bhubaneswar. In fact, I did my MPhil from Mahu, the birthplace of Ambedkar. Wow. So, at that time, there was an ICSR Institute, Indian Council of Social Science Research Institute. Nowadays, that's the university. Dr. Babasaheb Ambedkar University of Social Science, Mahu. I did my MPhil from there. So, I have just only one concern. I was listening to Shumanji and Ganesh Bhaiya. Both spoke very well.
But I have a concern which is beyond the purview of the topic. As we know, if you compare Dalit press with black press in US, black press has created a great identity in US comparing to Dalit press in India. And similarly, if you compare Dalit press with Dalit literature in India also, so the identity of Dalit press is in crisis comparing to Dalit literature. So no doubt Ambedkar has contributed immensely. But what's the problem here, whether it's the societal problem or the leadership problem among the Dalit intellectuals, what's the problem lies that why Dalit press couldn't flourish in the country like India, where there is a good number of Dalit readers or Dalit population. So either Sumanji or Ganesh Bhaiya or Bhanat sir, anybody can throw light on it. So, thank you, sir. सुमन जी, आप कुछ कहेंगे? भूषण सर ने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत ही सारगर्भित है, आई थिंक, क्योंकि वो खुद वहां से बिलोंग करते हैं, उनकी जो एमफिल वहीं से है, मऊ से है, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो लिटरेचर जो अभी तक लिखा गया है उन पर काफी लिटरेचर काफी आ चुका है, उन्होंने खुद ने भी लिखा है। और निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न है जो मैं समझ पाई हूँ कि जो दलित प्रेस है वो दलित लिटरेचर जितना समृद्ध नहीं है, व्यापकता नहीं है। मुझे जहां तक लगता है कि जितना जो डाइवर्सिफाइड मीडिया होना चाहिए, हम अब तक ग्लास सीलिंग की बात विमेन के कंसर्न में किया करते हैं कि ग्लास सीलिंग है, ग्लास क्लिपिंग है, तो मुझे लगता है कि जो दलितों के कंसर्न में भी इस तरह की क्लिपिंग्स और सीलिंग देखी जा सकती है। यदि आज हम मीडिया में देखें, ना केवल प्रिंट मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखें, तो आज दलित कितने जर्नलिस्ट हैं जो अपनी बात रखते हैं या दलितों की बात रख पाते हैं। आज इतने, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगी, राजस्थान कैडर से एक आईपीएस बन चुके थे, अब उनका आईएएस में सिलेक्शन भी हो गया और वो दलित थे, लेकिन उनको वो घोड़ी में बैठे तो उन्होंने पूरी सुरक्षा और जाप्ते के साथ उनको बैठना पड़ा। आज के समय में भी, आज अभी उनका रिसेंटली अभी आईएएस में सिलेक्शन हुआ है, तो हम इस चीज को देख के, इस चीज से हम बिल्कुल आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो वीकनिंग ऑफ पब्लिक रीजनिंग है, या हम जो अभी तक हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो कितना डेवलप हो पाया है इन द सेंस ऑफ मार्जिनलाइज्ड क्लासेस, या हमारे जो भी डाउन ट्रोडन है या दलित्स हैं उनके लिए कितना मार्जिनलाइज हो पाया है। तो ये यूं ही नहीं एक्सक्लूडेड इंडिया की बात हुई थी, या यूं ही नहीं हम लीडर ऑफ डम या स्पीचलेस की बात कर रहे थे, उसके पीछे काफी कुछ रीजन यही था कि वास्तव में अब तक हम स्पीचलेस ही रह गए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जो यदि हमारा जो प्रेस है वो रेगुलर बेसिस पे यदि छापता है तो उसका कहीं ना कहीं जो विरोध के स्वर है वो भी देखे जाते हैं। और कितना मीडिया जो है किसी भी अभी हाथरस की घटना को कितना मीडिया ने वो दिखाया या कितना उस पर बातचीत हुई। The rape was जो विक्टिम थी वो एक दलित थी और जो रेपिस्ट थे वो किसी और उसके थे। मींस कि जितना ये एक जो एलिट थ्योरी, सोशल एलिटिज्म थ्योरी है वो हर जगह काम करती है। तो मेरे विचार से उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन यही है। आज हम अंबेडकर को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उनको पूरा विश्व मान रहा है, नहीं तो कभी उनको कोई अंबेडकर या जय भीम के नारे या किसी भी तरह की बातचीत करने से लोग बाग बचते थे, अपने आप को अंबेडकर कहलाने से बचते थे। लेकिन आज हर एक व्यक्ति अंबेडकर को स्वीकार भी कर रहा है, एक्सेप्ट भी कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि अब उनकी एक्सेप्टेंस विश्वव्यापी हो चुकी है। तो ये चीज जो है वो ये हर जगह है कि ग्लास सीलिंग है, वास्तव में है। आप भानावत सर की भी इस बारे में बहुत है, क्योंकि उनका बहुत विशद अनुभव है, तो आई थिंक वो भी इस पर देखिए सुमन जी, वो मुझे लगता है कि डॉक्टर विधु ने जो बात कही है बड़ा महत्वपूर्ण है
और वो विषय से ही जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि वो विषय से इतर कुछ नहीं, विषय प्रश्न से उठाया है। जी देखिए, जो दलित वाला पूरा का पूरा आंदोलन है, मुझे लगता है कि आजादी के पहले भी ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे बिल्कुल अछूते थे। गांधी ने भी बात की, हरिजन नाम से उन्होंने अखबार निकाला। दुर्भाग्य से या पता नहीं जो भी स्थितियां हैं, अब हरिजन शब्द कहना भी असंसदीय माना जाने लगा है। अब आप आकाशवाणी, दूरदर्शन, सुमन जी से जाती रही है यहाँ भी, मुझे इस बात की जानकारी है कि वहां इन शब्दों का उच्चारण हम नहीं कर सकते। जिस हरिजन उद्धार के लिए गांधी ने पूरा जीवन लगा दिया, अंबेडकर ने जिस तरह से उपेक्षित लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए अपना जीवन एक तरह से अर्पित कर दिया, वहां अनुसूचित जाति जनजाति के शब्दों का प्रयोग करने की परंपरा एक तरह से बन गई है। आपको ध्यान होगा, यदि पत्रकारिता के इतिहास को पढ़ाओ, हम लोग जब चांद के उस अंक की बात करते हैं तो एक अछूत अंक निकाला गया था उस समय, और उसके संपादक ने वो तथाकथित अछूत समझे वाली जाति का जो वहां उनका कंपोजिटर था, उसके साथ बैठ करके भोजन किया। उस दौर में देखिए आप, अब तो हमारे यहाँ राजनीतिक जो चक्र कुचक्र है उसके तहत ये सब की जाती है कि हमारे नेता दलितों के घर जाकर के भोजन कर रहे हैं, फिर उसका प्रचार हो रहा है। लेकिन उस दौर में एक संपादक का अपने कर्मचारी के साथ भोजन करते हुए फोटो फ्रंट पेज पे छापना, और पूरा वो जो उस समय अछूत का दर्शन है या जो स्थितियां थी उसको लेकर के लिखा गया। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं कि दलित प्रेस वो प्रभाव पैदा नहीं कर सकी। शायद अंबेडकर ने भी कुछ उस समय आंकड़े कोट किए थे, शायद जो मुझे याद आ रहा है एसोसिएटेड प्रेस को लेकर के, कि वहां कितने जो संपादकीय डेस्क है उसके साथ जुड़े हुए एक वर्ग विशेष के लोग उसमें सम्मिलित थे। अभी जो ये मुख्य प्रेस है, ये जिन लोगों के हाथ में है, उसमें शायद दलितों का सही इतना नहीं है। इसलिए जो आपने ब्लैक प्रेस और उसकी बात कही है वो प्रभाव नहीं है। लेकिन उसके विपरीत दलित साहित्य, पिछला जो हमने वेबिनार किया था अंबेडकर पर, उसमें दलित साहित्य पूरा एक लेक्चर रखा था हमने। किस तरह से जो इस समय लेखक आ रहे हैं वो दलित विषयों को लेकर के बाकायदा लिख रहे हैं, और साहित्य में तो दलित विमर्श, जिस तरह से नारी विमर्श या और की बात की जा रही है, एक पूरा का पूरा एक आंदोलन शुरू हुआ दलित विमर्श के नाम से। ये अलग बहस हो सकती है कि ये होना चाहिए, अलग इसका नामकरण देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि साहित्य में ये विमर्श काफी व्यापक रूप से हो रहा है, और इस तरह के हमारे जो लेखक हैं वो इन विषयों पर साहित्य की विभिन्न विधाओं में, उपन्यास तो बहुत लिखे गए हैं, उपन्यास के इतर जो विधाएं हैं उन पर भी नियमित रूप से काम कर रहे हैं। और अब डिजिटल दौर में जब हम आ गए हैं तो मुझे लगता है कि उस दलित वर्ग के प्रतिनिधियों ने उसको भी कहीं एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपनाया है। उनके वेब पेजेस शुरू हो गए हैं, उनके ब्लॉग्स बनने शुरू हो गए हैं, या जो आपके ट्विटर और जो दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उसके माध्यम से भी उन्होंने कहीं आवाज उठाने की बात की है। लेकिन आपने बहुत एक गंभीर बात कही है। तुलिका जी ने हैंड रेज किया है। तुलिका जी कवित्री भी हैं और भुवनेश्वर में बिरला यूनिवर्सिटी के साथ लंबी पारी रही है जी, और अभी आप बेंगलोर के एक कॉलेज में पढ़ा रही हैं। जी सर। तुलिका जी कहें उसके पहले विधु भूषण जी कुछ पुनः कहना चाहते हैं। हाँ जी, Yes, Tulika, just I'll complete in 1 minute. जी सर। Thank you, Shuman ji and Bhanad sir. My another concern is that if you look at the media history syllabus in our course curriculum, in most of the universities, we have included contribution of Gandhi, Tilak, Raja Raman Rai, and few others. But hardly we include Ambedkar's contribution to media history. But whereas Ambedkar's contribution is immense comparing to other stalwarts. So that is lacking in our syllabus, and many of the academicians here in this forum, for that reason I thought to share this information, and we may try our best to include Dr. Ambedkar's contribution in media history paper, so which will help our students to know exactly what was Ambedkar's contribution to media. So that's number one. विधु भूषण जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। इसीलिए मैं जब भी किसी यूनिवर्सिटी के बीओएस में होता हूँ तो वहां ये कहता हूँ कि आप नाम से बात मत करें कि गांधी के जर्नलिज्म, तिलक के जर्नलिज्म, भारतेंदु के जर्नलिज्म, आप कालखंड में बांट लीजिए। 1900 से 1920, मान लीजिए गांधी उस समय थे, उस समय क्या रहा, 1920 के बाद 47, अब उसमें जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन सब पर बात कीजिए। तो मुझे लगता है एज कम्युनिकेटर, एज टीचर, एज रिसर्चर, फिर अपनी भूमिका उसमें आती है कि जब मैं हिस्ट्री की बात करता हूं तो क्या मैं
जो और लोगों ने काम किया है उनकी बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जब मैं लिखता हूँ तब उसकी बात करता हूँ नहीं करता हूँ, तो शायद एक मीडिया टीचर के रूप में कहीं हमारी भी इसमें एक भूमिका है और हम नई पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी दें। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में जिस तरह से जागरूकता आई है, तो इन विषयों को हमने उठाना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं अब आम विद्यार्थी इन चीजों, इन सरोकारों से कहीं परिचित हो रहा है। लेकिन आपकी चिंता बिल्कुल जायज है और इन विषयों पर निरंतर काम होना चाहिए। तुलिका जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? यदि असुविधा नहीं हो तो वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इसको यूट्यूब पे शेयर करेंगे। हाँ तुलिका जी। Sir, जी Tulika, सर। just a minute, sorry to interrupt. अच्छा, Yes, I have just shared one of my articles, which is published in Asia Pacific Media Educator, published by Sage Journal, and the article is on Dalits temple entry in Odisha and media articulation on it. Thank you all. Thank you. चलिए, कभी संभव हो तो हमारे कम्युनिकेशन टुडे में भी भेजिए आप, हमें भी अच्छा लगेगा इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे टारगेट Yes, एरिया sure, में। sir, sure, sir. Thank you. हाँ जी, Thank you. हाँ तुलिका जी। जी नमस्कार सर। वीडियो तो नहीं ऑन कर पाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। जी मैं एक्चुअली विदु सर को ही मतलब मैंने तो पहले सुमन जी को बड़े ध्यान से सुना और थोड़ा सा डाइवर्ट भी हो गई थी किचन के काम में, लेकिन मेरे बेटे ने मेरा ध्यान वापस से खींचा और कहा कि मैं इमोशनल हो रहा हूँ। वो इतना कुछ करते थे बिकॉज उसने अभी तक उसकी स्कूल में अभी तक अम्बेडकर नहीं आए हैं सिलेबस में, तो उसको लगा कि, और उसने मुझे यही कहा कि मम्मा ये तो दूसरे गांधी हैं। ये उसका अपना स्टेटमेंट, उसकी अपनी समझ है। दूसरी बात ये कि जो विदु सर का कहना है कि अगर सर हैं और अगर सुन रहे हो तो सर मैंने 2007 में अपना मास्टर किया था मॉडर्न हिस्ट्री में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पहले। तो वहाँ पर जैसा आप कह रहे हैं संजीव सर कि कालखंडों में बहुत डिवीजन हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री तो पूरा फिर अंबेडकर और गांधी को ही लेकर आती है, तो बहुत ही वृहद अध्ययन जो है अंबेडकर का हमें कराया गया था, बजाय इसके कि उनका पूरा मतलब समकालीन भारत में क्या योगदान है इस पर पूरा अध्ययन उस वक्त है। क्योंकि मीडिया स्टडीज मुझे लगता है काफी नया सा अभी कॉन्सेप्ट है, पिछले 10-15 वर्षों में नए विश्वविद्यालय खुले हैं, तो शायद इसमें विदु सर जैसे लोगों का योगदान आएगा और इसमें फिर हम अलग से डिवाइड कर पाएंगे कि पीआर में जैसे गांधी हैं तो हम अंबेडकर को कैसे ऐड कर सकते हैं। तीसरी बात सर कि जो सर अभी कह रहे थे कि दलित साहित्य और मीडिया में किस तरीके से उतना नहीं कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन सर पर्सनली मुझे लगता है मैं बहुत होपफुल हूँ इस चीज़ को लेकर के। मेरे बहुत सारे मित्र खबर लहरिया में काम कर रहे हैं और राइटिंग विद फायर इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से दलित महिला दलितों के लिए काम कर रही है, और वो भी यूपी जैसी जगह में, यूपी एमपी वाला जो एरिया है। तो बस यही दो तीन कुछ मेरे अपने ऑब्जर्वेशन थे जो मैं रखना चाहती थी। थैंक यू सर। हाँ, लेकिन खबर लहरिया पे हमने एक एपिसोड किया था, वेबिनार जी, किया हाँ, था, मैंने देखा, मैं नहीं अटेंड कर पाई थी। उसमें खबर लहरिया के प्रतिनिधियों को मैंने बुलाया था और जयपुर में जब मैं जी। यूनिसेफ के साथ काम कर रहा था जी, तब भी कमला जी जो उनके एडिटर थी, मैंने कोशिश की थी उनको बुलाने जी, की कि जी। किस तरह वो सामान्य उपेक्षित महिलाओं के साथ काम कर रही हैं। लेकिन जिस आपने उस डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया उससे ये लोग खुश नहीं है। उसमें जिस तरह से मेरी जो बात हुई थी ना उनसे, जिस तरह से उनको प्रकट किया गया है उसमें लगता है कि कहीं डिस्टॉर्ट किया गया है, मतलब उसको सही तरीके से। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि खबर लहरिया का जो योगदान है वो तो अद्भुत है। इस पर भी अब कुछ लोग पीएचडीज कर रहे हैं, जैसे अम्बेडकर पे काम हो रहा है, खबर लहरिया पे भी रिसर्च और ये काम हो रहा है। मुझे लगता है हमारे साथ जयवीर सिंह जी हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। जयवीर जी, अपना परिचय दीजिए और जो भी आप कहना चाहें। संजीव सर, मैं जयवीर सिंह बोल रहा हूँ, पुणे से बोल रहा हूँ सर। सर मैं एक शोधार्थी हूँ, तो मेरा एक ये सवाल है सर कि हमने डॉक्टर साहब को एक सिर्फ संविधान निर्माता के रूप में खड़ा कर दिया है, जबकि उनका राष्ट्र में जितना बड़ा योगदान है, जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण, उनको कहीं भी पटक पर हम महिलाओं के सशक्तिकरण से नहीं जोड़ते हैं। तो ये भी हमारी कहीं ना कहीं भूल है, क्योंकि वो तो एक राष्ट्र निर्माता थे। मैं नहीं मानता कि वो संविधान निर्माता, उन्होंने तो पूरा राष्ट्र बनाया। उन्होंने महिलाओं के लिए कितना बड़ा उनका योगदान है, उसको कहीं ना कहीं हम छोड़ते हैं। और जब एक बिंदु ही लेके चलते हैं तो लोगों के अलग अलग विचार इसीलिए होते हैं। आर्थिक स्थिति अगर देखें, आर्थिक में उनका योगदान देखें, तो ये जो महिलाओं के लिए मैं मानूंगा कि जो बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, लेकिन बाबा साहब को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमें
उनके सभी मुद्दों को लाना चाहिए, न कि हम सिर्फ संविधान निर्माता के रूप में लाते हैं। वे तो राष्ट्र निर्माता कहे तो अच्छा है, राष्ट्र निर्माता यानी सारे, कोई भी ऐसा बिंदु उन्होंने नहीं छोड़ा था कि जो उस पर आवाज ना उठाई हो। तो ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं लेकिन जयवीर सिंह जी, मुझे लगता है, देखिए आज चूंकि अपना कम्युनिकेशन टुडे मीडिया का जर्नल है, इसलिए हमने उनके मीडिया के पर्सपेक्टिव को या जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव को प्रमुखता दी है। बाकी जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आज दिन में राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था जिसमें सुमन जी एक कीनोट स्पीकर थी, उसमें डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन और आज के संदर्भ में बात हुई है। तो मुझे लगता है उसके अलग अलग पक्षों पर, अलग अलग मंचों पर चर्चा हो रही है, और आप जैसे शोधार्थी जब और काम करेंगे और रिसर्च पेपर्स लिखेंगे तो मुझे लगता है कि ये चीजें और अधिक हाईलाइट होंगी। लड्डूलाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ लड्डूलाल, पहले अपना परिचय भी आप दे दें। मैं वैसे थोड़ा बहुत तो मैंने करा दिया था जी। तो सर जी, खैर मैं तो पहले विविध भारती में अनाउंसर था और अभी गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। सर, मैंने सुमन जी को और गणेश जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी, बहुत अच्छा अपना वो रखा। सर, मेरी एक जिज्ञासा है कि अंबेडकर जी को हमारे पाठ्यक्रम में वो स्थान नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए। प्राइमरी स्तर से लेकर के यूनिवर्सिटी तक पाठ्यक्रम में उनको ज्यादा से ज्यादा स्थान मिलना चाहिए। मैं ऐसा सोचता हूं सर, क्योंकि बहुत जरूरी है। जैसा अभी मैडम बता रही थी कि गांधी जी और अंबेडकर जी में जो तुलना कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। अंबेडकर जी की भी कोई कम महत्ता नहीं रही है समाज के लिए, तो उनको भी हम पाठ्यक्रमों में हमको स्थान देना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो मुझे लगता है हम जो टीचर्स अलग अलग बीओएस में हैं, वहां वो इस बात को ध्यान रखें तो शायद कुछ समाधान हो पाएगा। जी कोई और मित्र? फिर मैं गणेश जी को मौका दूंगा यदि वो समापन टिप्पणी कोई करना चाहें। कोई और मित्र कुछ कहना चाहते हैं? तो चलिए, प्रोफेसर गणेश सेठी ये हमारे साथ हैं, वो भी कुछ बात करना चाहें। हाँ गणेश जी, थोड़ा सा फ्रेम ठीक कीजिए, वो आपके वीडियो में गड़बड़ होता है रिकॉर्डिंग में। फिर सर, दिस इज नेटवर्क इशू सर। हाँ जी, ठीक है जी। So sir, I think Dr. Bidu and two other persons, those who have given some suggestions and raised some questions, I think they are very much pertinent and their questions are really worthwhile. So when you talk about Ambedkar sir, naturally, we the way we are showing respect to Ambedkar, I think it is not up to the mark, in the sense that as somebody has rightly said, that we are always giving respect to the Gandhi and the other nation builders, but Ambedkar contribution is not less than any other personality like Gandhi also. So we have to recognize, we have to give the such kind of respect as we are giving others. So when Dr. Bidu was speaking about this marginalized or the Dalit press, so one thing I wanted to say that sir, you see in our constitution it is given some facilities to these Dalit people, to these marginalized people, some kind of reservation is given. But still then, after independence of 75 years of independence also, that is totally not eradicated. Some kind of a problem in these upper caste, in lower caste also there. Of course, it is not there in the urban area, but if we go to the rural area, interior area, even after the independence of 75 years also, there was no drastic change in relating to casteism, in relating to the touchable, untouchables. So even after having some kind of features or some kind of facility given in constitution, it is not changed, but it is very difficult to give the the development of this Dalit case, because as Professor Moria has rightly said, that no newspaper is totally devoting not even totally, some persons, some contents are also not giving coverage of Dalit news or Dalit coverage, because somehow or other I would say that until unless our mindset is not changed, unless our the mentality is not changed, it is very much difficult to change the entire society, to change the mindset of the entire society. The way we are giving respect to the Dalit, the way we are giving to the Dalit people, naturally we also try to change their
in their lives, in their various ways of lives, because of it may be education, it may be their lifestyles, it may be including them in the mainstream. Of course, as rightly said, in the urban area to some extent it is all right, but still there are no drastic change in the rural area. Coming to this, the Ambedkar inclusion in this syllabus, as I would rightly support to Professor Banabat, when you talk about individual wise, naturally there is a conflict. When you talk about the period wise, in that period, each and every leader and individual will come in that category. So Professor Banabat is rightly said, when we talk about personal wise or individual wise, I think it will be very difficult to include almost all the statements and nation builders or the leaders. So if we are going to introduce in our syllabus or curriculum, naturally some period, as in history syllabus, if you see, most of the curriculum syllabus, they are giving importance to the period wise, and that can be one of the best solution as per my knowledge. So thank you very much, sir, for giving me the थैंक last यू chance. गणेश जी आपके इस सार्थक हस्तक्षेप के लिए। और अब ये वेबिनार अपने समापन की ओर है। केवल एक सूचना देना चाहूंगा कि हमारी अगली वेबिनार 18 अप्रैल को है। 18 अप्रैल फिर एक ऐतिहासिक दिन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। हम हमारी विरासत और हमारे उन सांस्कृतिक जो धरोहर है उसे कैसे सुरक्षित संरक्षित रख पाए वैश्विक परिदृश्य में, तो उसका विषय हमने रखा है रोल ऑफ मीडिया इन प्रिजर्विंग वर्ल्ड हेरिटेज। और इसमें जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, नेशनल म्यूजियम दिल्ली की प्रोफेसर मानवी सेठ, राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो हमारे यहाँ पर म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है उसकी फॉर्मर डायरेक्टर प्रोफेसर विभा उपाध्याय, और प्रेजेंट डायरेक्टर डॉक्टर निकी चतुर्वेदी, और राजस्थान के ही एक बड़े अच्छे लेखक हैं राजेश कुमार व्यास, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं इस समय पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में, लेकिन साहित्यिक सांस्कृतिक विषयों पर विशेषकर जो हमारी साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रिकाएं हैं और राजस्थान पत्रिका और जो दूसरे दैनिक अखबार है उसमें नियमित रूप से लिख रहे हैं। तो 4 विशेषज्ञों के साथ हम उस विषय पर बातचीत करेंगे। तो शाम को 5:30 बजे है। उसकी सूचनाएं मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जिस तरह से शेयर कर रहा हूँ वैसे शेयर करूंगा, तो जिन मित्रों को भी सुविधा हो आए। हमारे इस वेबिनार में जो टोटल रजिस्ट्रेशन अब तक हुआ है वो 337 मित्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया उन सबके साथ, और अब तक जो हमारे लोग जुड़ते रहे हैं अलग अलग मित्र इन वेबिनार में, उन सबके साथ वीडियो बहुत जल्दी शेयर करेंगे। आप सब आए और डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के बहाने हमने अम्बेडकर की वैचारिक योगदान के अलग अलग पक्षों पर चर्चा की, कुछ पक्षों पर चिंता जाहिर की। मुझे लगता है ये एक वैचारिक यात्रा है और इसी अनवरत विचार विमर्श के माध्यम से आने वाले समय में भाई गणेश सेठी ने 75 वर्षों के बाद भी हम दूर दराज के क्षेत्रों में अभी तक उस अपेक्षित परिवर्तन को नहीं देख पाए हैं। उसी चिंता के साथ अपनी चिंता को जोड़ते हुए भविष्य में हम कहीं एक अंबेडकर ने, गांधी ने जिन सपनों के भारत की कल्पना की थी उसको साकार कर पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, अपेक्षाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले इसी आयोजन में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुमन मौर्य, प्रोफेसर गणेश सेठी और सभी जो हमारे मित्र देश के अलग अलग अंचलों से हमारे साथ जुड़े। आपने हमारे इस आयोजन को एक सार्थकता प्रदान की, इतना समय दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।